नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत पर बात करने वाले हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है इस संबंध में आपको पहले से ही काफ़ी कुछ जानकारी होगी, लेकिन मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो हो सकता है कुछ नई जानकारी भी आप लोगों को प्राप्त हो सके। और इस चैनल पर क्रमबद्ध तरीके से संविधान की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको जो अभी तक 10-12 वीडियो डाली गई है वो सभी मिल जाएंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी विषय को पढ़ें, उसे क्रमबद्धता के साथ पढ़ें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये कक्षाएं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो पाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोत को हम दो पार्टों में विभक्त करेंगे, एक तो भारतीय स्रोत और दूसरे विदेशी स्रोत। मैंने आपको जब संविधान सभा पढ़ाई थी उस समय बताया था कि सर BN राव संविधान के बहुत बड़े जानकार थे और उन्हें विश्व के कई संविधानों का ज्ञान था और भारतीय लोग विश्व के लगभग 60 से अधिक देशों में गए थे। उन्होंने वहाँ के संविधानों का अध्ययन किया और ये भी देखा कि यहाँ के संविधान में जो बात है क्या वह भारत के लिए उपयोगी होगी या नहीं, इस बात को भी देखा गया। तो भारतीय संविधान के स्रोत को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, भारतीय एवं विदेशी स्रोत। यदि हम भारतीय स्रोत की बात करें तो इसमें एक तो 1928 की नेहरू रिपोर्ट और दूसरा है 1935 का भारत शासन अधिनियम। यदि हम नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट से क्या क्या लिया गया, एक तो आरक्षण, यानी समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर वर्गों के लोग हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था इस नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। दूसरी बात मौलिक अधिकार और तीसरी बात संसदात्मक लोकतंत्र, इनका भी उल्लेख इस नेहरू रिपोर्ट में था। अर्थात ये स्रोत एक तरह से नेहरू रिपोर्ट से लिए गए। नेहरू रिपोर्ट को प्रथम स्वराज्य संविधान माना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्वराज्य, प्रथम स्वराज्य संविधान किसे माना जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। मैंने जब आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ाया था उस समय बताया था कि भारतीय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय के जो तत्कालीन भारत मंत्री थे लॉर्ड बिर्किनहेड, उनके द्वारा भारतीयों को एक चुनौती दी गई थी कि यदि आप में इतना सामर्थ्य, इतनी क्षमता है तो एक ऐसा संविधान बनाकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीजिए जो समस्त भारतीयों को स्वीकार्य हो। उसी चुनौती को लेते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और उस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट फाइल की गई थी जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहां से क्या क्या लिया गया? साथियों, आप इस बात को ध्यान रखें कि भारतीय संविधान का लगभग 65% हिस्सा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। मैंने जब आपको यह अधिनियम पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि ब्रिटिश शासन काल में पारित हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान, यानी फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
कि केंद्र एवं राज्यों के संबंध किस प्रकार से होंगे, उनको डिफाइन किया गया है संघीय व्यवस्था। और संघीय न्यायालय यानी फेडरल न्यायालय का प्रावधान ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में था, इस पे भी अपन ने बात की थी, तो ये भी 1935 से लिया गया है। और शक्ति विभाजन, केंद्र सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची पर हमने बात की थी, तो शक्ति विभाजन का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और महान्यायवादी का पद, यह प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप यहां पे इसको ध्यान रखें कि सेकंड ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया, और वहां पे 1935 का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में नहीं था, वहां पे ब्रिटेन ऑप्शन में था, वहां पे ब्रिटेन ऑप्शन में था। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ही पारित किया गया था, तो ब्रिटेन को वहां पे राइट आंसर माना गया था, कई लोगों ने अमेरिका लगा दिया था। तो इसको भी आप ध्यान रखें। यदि दोबारा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि महान्यायवादी का पद कहां से लिया गया है, यदि 1935 का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में हो तो आप इसको टिक करें, अन्यथा ब्रिटेन को भी आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रावधान, यह भी 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। हमने जब अधिनियम पढ़ा था तो उस समय बात की थी कि गवर्नर जनरल जो था उसे वीटो शक्ति प्राप्त थी। तो ये तो हमने बात की भारतीय स्रोत पर। अब हम बात करेंगे विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोत में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन पर। तो जो सबसे पहला प्रावधान लिया गया वह है विधि का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, यानी जो शासन व्यवस्था है वो कानून के अनुसार ही संचालित होगी। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 में निहित है, इस बात को आप ध्यान रखना। विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून निर्माण की प्रक्रिया का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान यह भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। दोहरी कार्यपालिका, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। आप सभी जानते होंगे कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालक होते हैं, जबकि सम्राट नाम मात्र का कार्यपालक होता है। ठीक उसी प्रकार भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालक होते हैं। इकारी नागरिकता, यह प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक होगा, वो किसी प्रांत का नागरिक नहीं होगा, जैसा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है और वहां पर जो स्टेट है उन स्टेट्स का भी नागरिक होता है, लेकिन हमने इकारी नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था का प्रावधान, यह भी हमने ब्रिटेन से लिया, यानी व्यवस्थापिका में 2 सदन होंगे। जिस प्रकार से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 सदन होते हैं, उसी प्रकार भारत में भारतीय व्यवस्थापिका में लोकसभा एवं राज्यसभा 2 सदन होते हैं। तो द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से तात्पर्य कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं, उन हाई कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि वहां की राज्य विधानमंडल के द्वारा। और इन्हें हटाने का जो प्रावधान है वह भी संसद के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। यानी हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश की नियुक्ति करना एवं हटाना ये किसके हाथ में? केंद्र के हाथ में। उसी तरह एकीकृत नौकरशाही का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी भारतीय सिविल सेवा के जो अफसर हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई हो या उन्हें निलंबित करना हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है। राज्य ज्यादा से ज्यादा सिविल सेवा के अफसरों का ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई
नहीं कर सकते। तो ये प्रावधान हमने कहां से लिए? ब्रिटेन से। अब हम आगे बात करेंगे कि और किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है। अब हम बात करेंगे अमेरिका से। अब हम बात करेंगे अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो अमेरिका से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो हमने अमेरिका से लिया है, यानी प्रस्तावना का प्रारूप। और मूल अधिकार, यानी भारतीय संविधान में जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, इस प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया के प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है, यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग है। इस महाभियोग की प्रक्रिया को भी हमने अमेरिका से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान यह भी हमने अमेरिका से लिया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, इस प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है। आप यहाँ पे इस बात को ध्यान रखें कि न्यायिक पुनरावलोकन जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। ये केवल व्यवहार में प्रचलन में आया हुआ शब्द है, संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है। यानी किस प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जाएगा। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को भी हमने अमेरिका से लिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्रिटेन से भी कई प्रावधान लिए थे और अमेरिका से भी हमने कई प्रावधान लिए हैं। अब यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। यानी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। इसी प्रकार अमेरिका के संबंध में कहा जाता है कि संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, यानी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। और भारत ने इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया और भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भारत की जनता के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जनता सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता के प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, इस प्रावधान को भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रावधान को लिया गया है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संघ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन। और एक शब्द और होता है फेडरेशन। फेडरेशन, और इन दोनों का मतलब संघीय होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द के स्थान पर किस शब्द को प्रयोग किया गया है? यूनियन। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। अमेरिका के संघ में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब अमेरिकी संघ एक पारस्परिक समझौते का परिणाम है। अमेरिकी संघ में जो राज्य शामिल है वो राज्य अमेरिकी संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं, जबकि भारतीय संघ के संदर्भ में ये बात नहीं है। भारतीय संघ किसी भी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार की बात तो छोड़िए, अलग होने की सोच भी नहीं सकता। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रावधान को हमने कनाडा से लिया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपना, यह प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है। और राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति के प्रावधान को भी हमने कनाडा से लिया है। तो कनाडा से 3 बातें हो गई, तीनों को ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में जो नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है, उनको हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। सतही क्वेश्चन है ये, तो पूछ लेते हैं।
इसी के बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, यानी भारतीय राष्ट्रपति जिस निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं उस निर्वाचन पद्धति की प्रावधान को हमने कहां से लिए? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा, इस प्रावधान को भी हमने आयरलैंड से लिया है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा उस प्रावधान को हमने दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, इस प्रावधान को भी हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली कहां से लिए? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, प्रस्तावना के प्रारूप को कहां से लिया हमने? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, डिफरेंस समझ लेना दोनों में। और समवर्ती सूची, ये इस प्रावधान को हमने कहां से लिया है? इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यानी समवर्ती सूची में वह विषय आते हैं जिन विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होता है। केंद्र राज्य संबंधों को निपटाने के उपाय, अर्थात केंद्र एवं राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के यदि विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निपटारा किस प्रकार से किया जाए, इस प्रावधान को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा संसद के संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान, यानी संसद के संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, किस लिए बुलाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। इसके बाद व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान, यह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा हमने पूर्वी सोवियत संघ से, यानी जो वर्तमान रूस है, उससे क्या क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, आप सभी इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें, भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। इस बात को भी ध्यान रखें, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, इस बात को आप ध्यान रखें। और पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का प्रावधान भी हमने पूर्वी सोवियत संघ से लिया है। वर्तमान में नीति आयोग के आने के कारण ये अप्रासंगिक हो गया ये विषय। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। ये प्रस्तावना में भी कही गई है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी कही गई है। ये प्रावधान भी हमने पूर्वी सोवियत संघ से लिया है, इस बात को भी आप ध्यान दें। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है हमने? आपातकालीन प्रावधान। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द, यानी जो भी काम होगा वो कानून के अनुसार होगा। और फ्रांस से क्या लिया है हमने? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ध्यान रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही गणतंत्र शब्द का उल्लेख है। प्रस्तावना के अतिरिक्त गणतंत्र शब्द का उल्लेख पूरे संविधान में हमें कहीं प्राप्त नहीं होता है। और गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। और उन सभी देशों को गणतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है जहां पर देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का चुनाव होता है, अर्थात वह निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता है। तो यह हमने बात की भारतीय संविधान के स्रोतों पर। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।